हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर के अंतर्गत। और आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार, इससे पहले के वीडियो में हम जान चुके थे कि राज्य क्या होता है, राज्य का मीनिंग जान चुके थे, सरकार का मीनिंग समझ चुके थे। और आज हम देखते हैं कि राज्य सरकार। तो पहली बात तो हम ये जान ले, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में, सॉरी, इसमें मित्रों भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237, आर्टिकल 152 से 237 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार को मेंशन किया गया है। राज्य सरकारों के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर दो चीज और समझेंगे। क्या समझेंगे? सबसे पहले हमें ये जानना है मित्रों कि जो सरकार है, इस सरकार का हम दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो संकीर्ण रूप में सरकार किसे कहते हैं, संकीर्ण अर्थ, और एक हम जानेंगे व्यापक अर्थ। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं कि सरकार के कुछ अंग जो है ना, सरकार के अंग आप भी जानते हैं। सरकार के अंग कितने हैं? 3 हैं। कितने अंग है सरकार के? 3। एक तो है कार्यपालिका, ठीक है, एक आपके होती है विधायिका, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, और राज्यों के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य विधानमंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक होती है आपके न्यायपालिका। तो अब यहाँ ये समझो, आप देखिए क्या समझोगे, मैं आपको बताऊं। यहाँ देखिए, संकीर्ण अर्थ में सरकार का सीधा सीधा जो अर्थ लिया जाता है, सरकार का जो मीनिंग लिया जाता है, वो सीधा सीधा किससे लिया जाता है? कार्यपालिका से। किससे लेते हैं? कार्यपालिका से। क्यों? क्योंकि सीधी सी अगर बात है, जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, और विधानसभा के चुनाव होते ही, जैसे चुनाव होते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद ये तो तय हो जाता है कि सरकार किस पार्टी की बनेगी। पर आप ये मुझे बताइए कि जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो क्या विधानसभा के चुनाव होते ही, यानी कि जो विधायक चुन लिए जाते हैं, उनसे सरकार का निर्माण होता है क्या? नहीं। सरकार के लिए हम क्या करते हैं? राज्यपाल किसी भी पार्टी का जो बहुमत है, उसके बहुमत दल के नेता को वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, उसके मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। और मुख्यमंत्री क्या करेगा? कुछ मंत्रियों की, यानी कि कुछ विधायकों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपेगा, और राज्यपाल उनको मंत्री पद पर नियुक्त करेगा। जैसे ही मंत्रिपरिषद का गठन होगा, एक तरीके से मान लिया जाएगा कि सरकार बन चुकी है। हालांकि सरकार बनने के प्रोसेस ऐसे हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई, मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद ही एक तरीके से जो सरकार बनी है वो सुचारू रूप से काम करती है। तो सीधा सीधा जो संबंध है, संकीर्ण अर्थ में अगर देखा जाए, नॉर्मली में अगर देखा जाए, तो हम सरकार का अर्थ किससे लेते हैं? इस कार्यपालिका से लेते हैं। और इस कार्यपालिका के अंतर्गत हम देखो किस किस को शामिल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका का होता है, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल। क्यों? क्योंकि 153 जो अनुच्छेद है वो ये प्रावधान करता है कि राज्य कार्यपालिका की जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी? राज्यपाल। वो एक अलग बात है कि उन शक्तियों का प्रयोग वो एक मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। तो यहाँ पर देखो, पहला अंग कार्यपालिका का क्या हो गया? राज्यपाल। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो क्या होती है? राज्यपाल को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मंत्रिपरिषद। किसकी जरूरत होती है? मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट में? मुख्यमंत्री होता है। समझे आप? कौन होता है? मुख्यमंत्री। और एक और महत्वपूर्ण पद है जो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, उसे हम कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता।
ठीक है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार यहाँ पर महाधिवक्ता होता है जो सरकार को कानून बनाने के संबंध में क्या देता है, सलाह देता है। तो इन सबसे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद का मंत्री, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, इन सबसे मिलकर के किसका निर्माण होता है, कार्यपालिका का। और इन सबको ही अगर हम बात करें तो एक तरीके से संकीर्ण अर्थ में क्या नाम देते हैं, सरकार नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सरकार। जबकि दूसरा शब्द हमारे सामने है व्यापक अर्थ में सरकार का। तो व्यापक अर्थ में अगर देखेंगे तो उसमें कार्यपालिका भी शामिल होगी, विधायिका भी शामिल होगी और आपके न्यायपालिका भी शामिल होगी। अगर सरकार को हमें विस्तृत रूप से जानना है, समझना है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कार्यपालिका को भी समझना पड़ेगा, विधायिका को भी समझना पड़ेगा और न्यायपालिका को भी समझना पड़ेगा। तो आप ये समझ चुके हैं कि संकीर्ण अर्थ में सरकार का अर्थ सीधा किससे लिया जाता है, कार्यपालिका से, जबकि व्यापक अर्थ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से सरकार का अर्थ लिया जाता है। चलो अब आगे देखो, अपन चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ बात करते हैं फिर से कार्यपालिका की। और कार्यपालिका में भी, कार्यपालिका देखो कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका होती है मित्रों दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है मित्रों अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका वो होगी जो परमानेंट काम करेगी। स्थायी कार्यपालिका में हम शामिल करेंगे किनको, लोक सेवकों को। जैसे जो भी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी होंगे, ठीक है, उन सब से मिलकर के क्या बनेगी, स्थायी कार्यपालिका। क्योंकि ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, एक बार इनकी जब नियुक्ति हो जाती है, क्या हो जाती है, नियुक्ति, तो ये परमानेंट, जब तक सेवानिवृत्ति की आयु इनकी नहीं होती तब तक वो अपने पद पर कार्य करते हैं। यानी कि लगातार अनवरत रूप से वो उस पद पर कार्य करते हैं, ठीक है। मगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका, यानी अस्थायी कार्यपालक कौन होते हैं, वही जो कुछ निश्चित समय के लिए चुन करके आते हैं। जैसे हम चुनाव के द्वारा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा से ही हम कुछ मंत्रियों का क्या करते हैं, चयन करते हैं, और उन मंत्रियों में से एक मंत्री मुख्यमंत्री होता है। यानी कि एक मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है, तो वो मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री आए हैं तो वो परमानेंट नहीं है। वो 5 साल के लिए जो सरकार बनी है, तो सामान्य तौर पर कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कहने का मतलब सरकार 5 साल के लिए बनती है, हर 5 साल में बदलती है। तो जो कार्यपालक हैं, यानी कि जो मंत्री परिषद है, यानी कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, ये ही एक तरीके से इस मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं, उन्हीं को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, अस्थायी कार्यपालक कह सकते हैं। राज्यपाल का भी ऐसा पद है कि वो सामान्य तौर पर 5 वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा वो नियुक्त किया जाता है, जब चाहे राष्ट्रपति उस पद से हटा सकता है, वो एक अलग बात है। मगर यहाँ पर हम देखेंगे अस्थायी कार्यपालिका का मतलब किससे है, जो कि एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हो, ठीक है, वो अस्थायी कार्यपालक होते हैं। और स्थायी कार्यपालिका से मतलब जो कि एक स्थायी, यानी कि नियुक्ति के बाद वो सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारे जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं जो सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से चलाने का कार्य करते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। और ये जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, यानी कि मंत्रीगण है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। तो अब हमने ये देख लिया कि कार्यपालिका भी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कार्यपालक वो होते हैं जो एक बार नियुक्ति के बाद सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अस्थायी कार्यपालक वो होते हैं जो हर 5 साल में बदलते हैं, यानी कि निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। जैसे हम बात करें मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में मंत्रीगणों की, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका है, ठीक है, भारतीय संविधान में कार्यपालिका की बात करें और स्टेट गवर्नमेंट में कार्यपालिका जो बनती है,
एक तो उसमें होता है महत्वपूर्ण अंग उसका राज्यपाल, एक होती है मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है आपके, मुख्यमंत्री, ठीक। और एक आपने देखा महाधिवक्ता, ठीक है। कौन देखा, महाधिवक्ता। कौन होगा भाई, महाधिवक्ता, ठीक है। तो इन सब से मिलकर के क्या बने, कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग, वही बता रहा हूं, भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 167 तक कार्यपालिका है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 152 से 167 तक कार्यपालिका के संबंध में प्रावधान है, यानी राज्य कार्यपालिका के संबंध में प्रावधान है। उसके बाद हमने जो बात करें आपके पास विधायिका, तो विधायिका को भी हम क्या कह सकते हैं, विधान मंडल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विधान मंडल। क्या कह सकते हैं अपन, विधान मंडल कह सकते हैं, यानी कि राज्य विधान मंडल। तो मैंने यहाँ बताया कि अनुच्छेद 168 ये कहता है कि वैसे तो राज्य विधान मंडल का जो एक तरीके से संरचना है उसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं, मगर वर्तमान स्थिति या फिर मूल संविधान के हिसाब से भी देखें तो प्रारंभ में केवल 10 ही राज्य ऐसे थे जहाँ पर विधान परिषद थी। बाकी सभी राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के राज्य विधानमंडल का क्या होता था, गठन होता था। कहने का मतलब कि जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, वो क्या हो सकता है, एक सदनात्मक भी हो सकता है और ज्यादातर में एक सदनात्मक है, और क्या हो सकता है, द्विसदनात्मक भी हो सकता है। और आपको पता है कि वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो यहाँ देखें कि विधायिका या राज्य विधानमंडल, देखो यहाँ पर विधानसभा होगी, एक तो विधानसभा होगी, एक अंग होगा उसका विधान परिषद, ठीक है, और एक अंग होगा, महत्वपूर्ण अंग होगा राज्यपाल। क्योंकि विधायिका का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। अब कानून कब बनते हैं, जब कोई विधेयक लाया जाता है विधायिका में, तो विधायिका क्या करती है, विधेयक पारित करती है, और विधेयक पारित होकर के किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल जब उस पर हस्ताक्षर करता है तो वो विधेयक किसका रूप लेता है, कानून का या अधिनियम का रूप लेता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका जो उल्लेख है ये भी संविधान के, वही याद रखना, भाग वही 6, कौन सा भाई, भाग 6 कि वही अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद, तो यहाँ याद रखोगे अनुच्छेद 168, कितना, 168 से 212 मतलब 213, कितना है, 213, क्योंकि 213 में क्या है, राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये राज्यपाल है, ये अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश होता क्या है, कब जारी किया जाता है, इन सब के बारे में हम उसी समय देखेंगे जिस समय हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर केवल आपको सामान्य सी बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये राज्य विधानमंडल के बारे में भी अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 168 में है। किसमें है, अनुच्छेद 168 में, ये याद रखोगे। उसके बाद हमारे पास सरकार का जो तीसरा अंग बचा है वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हम स्टेट गवर्नमेंट में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। अब अधीनस्थ न्यायालयों में आपके आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट है, फौजदारी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इस न्यायपालिका के बारे में भी बात करते हैं, तो इसका जो वही भारतीय संविधान के कितना हो गया, भारतीय संविधान के वही भाग 6, अब अनुच्छेद 214 से 237 तक, ठीक है। हाईकोर्ट के बारे में प्रावधान 214 से 232 तक है, 214 यानी 214 से 232 तक हाईकोर्ट के बारे में प्रावधान है।
और 233 से लगाकर 237 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय उनके बारे में प्रावधान है। तो इस प्रकार से हमने एक मोटा मोटा खाका इसका देखा। फिर से हम वापस चलते, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर देखिए राज्य सरकार के बारे में हम पढ़ रहे थे और राज्य सरकार के बारे में हमने देखा कि संविधान का भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना कि सरकार, और सरकार का हम पहले जान चुके थे कि किसी राज्य के अंतर्गत शासन का संचालन करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका संकीर्ण अर्थ जाना। संकीर्ण अर्थ जो सरकार का लिया जाता है किससे, सीधा सीधा कार्यपालिका से। और कार्यपालिका के अंतर्गत हम राज्यपाल, मंत्रिपरिषद का मुखिया, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता इनको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, ये जाना। फिर उसके बाद हमने जाना कि व्यापक अर्थ में सरकार का अर्थ किससे लेते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों से ही सरकार का अर्थ लिया जाता है। कहने का मतलब न्यायपालिका भी सरकार के अंतर्गत है, कार्यपालिका भी और विधायिका भी। ठीक है, उसके बाद हमने जानने का प्रयास किया कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका और एक जो होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब ये है जो कि शासन को सुचारू रूप से लगातार चलाएंगे, यानी कि जो एक बार नियुक्ति, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए, नियुक्ति हो जाए और उसके बाद वो परमानेंट जब तक सेवानिवृत्ति की आयु है उनकी तब तक वो उस पद पर बने रहें। जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होते हैं, उनके नीचे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो परमानेंट सरकार को चलाते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हर 5 साल में एक अस्थायी सरकार बनती है और 5 साल में सरकार बदलती है। तो वो जो अस्थायी सरकार है उसके अंतर्गत हम मंत्रिपरिषद को यानी मंत्रियों को शामिल करेंगे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते, ये प्रत्येक 5 साल में क्या होते रहते, बदलते रहते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगी, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। उसके बाद हमने देखा कि कार्यपालिका अलग अलग हम बात करें तो कार्यपालिका का भी देखो भाग 6वें संविधान के 152 से 167 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्यपाल पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे और साथ ही में हम महाधिवक्ता भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखो हमने देखा कि अनुच्छेद 168 ये कहता है कि ये जो विधायिका है इसे विधानमंडल भी कह सकते हैं, यानी स्टेट और राज्य विधानमंडल भी कह सकते हैं। तो राज्य विधानमंडल के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 168 में कि राज्य विधानमंडल एक सदनात्मक भी हो सकता है और द्वि सदनात्मक भी हो सकता है। ज्यादातर राज्यों में क्या है, एक सदनात्मक है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं, उनके बारे में भी आगे चर्चा कर लेंगे। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनमें कि द्वि सदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान में 6 राज्य हैं। ठीक है, तो विधायिका में भी हम किसको शामिल करेंगे, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के ये विधानमंडल का निर्माण होगा। मगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में विधानमंडल का गठन किस प्रकार से है, तो राजस्थान में केवल विधानसभा, राज्यपाल से मिलकर ही राज्य विधानमंडल का गठन होता है। ठीक है, और इसके बारे में भी जो भारतीय संविधान के भाग 6 में वही अनुच्छेद 168 से 213 तक प्रावधान है। उसके बाद हमने देखा कि न्यायपालिका, और न्यायपालिका के अंतर्गत हम राज्यों में पढ़ते हैं हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें संविधान के भाग 6 में 214 से 237 तक न्यायपालिका के संबंध में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से हमने मोटी मोटी जानकारी इसके बारे में प्राप्त की। अब कल हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे जो पहला अंग है सरकार का, कार्यपालिका, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत मित्रों। और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।